स्टूडेंट, क्लास 11th का हम टॉपिक कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें अब तक हम लोगों ने कर लिया है प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की हम लोग स्टडी हमने स्टार्ट की थी, उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कर लिए थे। नाउ लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एज यू ऑल नो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, उसका जो सेल है ऑर्गेनिज्म का, उसकी जो सेल होगा उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग किसकी होती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वी कैन से द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल होती है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल, यानी कि जैसे ये लाइन है, ये लाइन बिल्कुल एक सीक्वेंस में बनी हुई है, ऐसे सिमेट्रिकल नहीं होती है, इट इज़ एसिमेट्रिकल ड्यू टू एसोसिएटेड लिपिड्स, जो लिपिड्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके वजह से। ठीक है, एंड जो लिपिड्स हैं दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप, पोलर एंड नॉन पोलर एंड जो होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट है, पोलर एंड नॉन पोलर एंड्स। ठीक है, दैट्स वाई द वर्ड इज गिवन एज ए एम्फीफैटिक, के जो लिपिड्स होते हैं दे आर एम्फीफैटिक इन नेचर, हैविंग बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक रीजन। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक क्या हो जाएगा, वाटर हीटिंग। ठीक है, नाउ लेट अस सी द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कंपोजिशन में सबसे पहले हम देखते हैं लिपिड्स। लिपिड्स इट इज़ ऑफ 20 to 79%। लिपिड्स के अंदर हमारे डिफरेंट आ जाएंगे, इसमें लेक्थिन है, सिफेलिन है, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के लिपिड्स प्रेजेंट होंगे एंड दे शो अप ए फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, यानी कि एक हम लोग बोले कि ओवर स्लिपरी मूवमेंट शो करते हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 1 to 5% देवर प्रेजेंट। इसके अंदर हमारा हेक्सोस है, हेक्सोसामिनोज है, फ्रक्टोज है। ठीक है, सिलियालिक एसिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, दीज वर प्रेजेंट। नेक्स्ट इज अबाउट द प्रोटीन। प्रोटीन 20 से 70% है, ये भी पोलर एंड नॉन पोलर होते हैं। एंड बेसिकली द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज लिपोप्रोटीन, यानी कि लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलके बनी होती है। फॉस्फोलिपिड्स हम इसको नाम देते हैं बाद में। वाटर जो है वो हमारी आती है 20%। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि साइंस के अंदर कोई भी चीज़ जो भी डिस्कवर होती है उसका एक डिस्कवरी नहीं होती, कई सारे डिस्कवरीज चलती हैं, उसके बाद एक फाइनल हम टर्म उसमें निकालते हैं कि एक्चुअली दिस इज़ द फाइनल वे, ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, ठीक वैसे ही हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के वेरियस मॉडल्स हमारे जो हैं वो आए थे। तो इसमें देखिए फर्स्ट मॉडल जो है हमारा, वो मॉडल है सैंडविच मॉडल और ट्राई लैमिलर मॉडल। ठीक है, सैंडविच जो मॉडल है ये दिया था किसने, डैनियल एंड डेविल्सन ने 1935। ट्राई लैमिलर का मतलब कि 3 लेयर, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 लेयर इसमें बनेंगी। यानी कि ये जो एक सिंगल पेज है, एक ये पेज हो गया, एक और पेज ले लिया, एक और पेज, ये 3 पेजेस हो गए हमारे। ये 3 पेजेस देखो, ये देखो दिख रहा है आपको, 3 पेजेस हैं, तो तीनों कंबाइन अगर हम करते दिस इज कॉल्ड एज ए ट्राई लैमिलर, 3 लेयर्स बन जाएंगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टडीज क्या इन्होंने कहा था, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ बायोमोलिकुलर लेयर। बायोमोलिकुलर्स की लेयर है, और किसकी बनी हुई है बायोमोलिकुलर्स की लेयर, इट इज ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड की स्ट्रेंथ इसने कितनी बताई, 35 एंगस्ट्रॉम। सैंडविच बिटवीन, जैसे एक सैंडविच हम बनाते हैं तो ऊपर नीचे 2 ब्रेड लिए हमने, बीच में अपना मटेरियल डाल दिया, लाइक दैट बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन, जिनकी लेंथ कितनी है 20 एंगस्ट्रॉम ईच। अगर हम इसकी टोटल थिकनेस अब काउंट करें तो 20 एंगस्ट्रॉम की 2 लेयर्स होगी, बीच में 35 एंगस्ट्रॉम की एक लेयर, टोटल थिकनेस कितनी होगी 35। ठीक है, द हाइड्रोफिलिक पोलर हेड्स डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रोटीन। जो हाइड्रोफिलिक हेड है हमारे, ठीक है, या प्रोटीन्स जो है हमारे, फॉस्फोलिपिड्स हम जिनको नाम देंगे, उनका हेड जो है वो प्रोटीन्स की तरफ होगा। ठीक है, एंड द हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स ऑफ द 2 लिपिड्स टुवर्ड द सेंटर, वो सेंटर की तरफ होंगी। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम जो है इसके अंदर आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे
ये देखिए, ये हमारे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल है। ग्लोबुलर क्योंकि सर्कुलर प्रोटीन है, हम इसको बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। और ये देखिए जो लाइन मैंने बना रखी है यहाँ पे, इसको चारों तरफ एक डिमार्क करती हुई ये जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड एज अ वाटर शेल। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक क्योंकि वाटर लविंग हो जाएंगे। ये देखिए टेल हाइड्रोफोबिक क्योंकि वाटर से अवे जा रही है। ये हमारा क्या बन जाएगा, एक लिपिड की लेयर। ठीक है, ये दोनों किसको कंप्राइज कर रहे हैं, हमारे लिपिड को। ये सिंपल स्ट्रक्चर दिया था किसने, हमारा डैनियल एंड डेविसन, जिसको हम लोग बोलते हैं सैंडविच मॉडल या ट्राइलेमुलर मॉडल। नेक्स्ट वन इज द यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। यूनिट मेम्ब्रेन जो कॉन्सेप्ट था, ये देखिए दिया था हमारा जे डेविड रॉबर्टसन ने इन 1959। इन्होंने वर्क किया था किसके ऊपर, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इन्होंने वर्क किया था। ट्राइलेमुलर जो लेयर थी, यानी कि जो हमारी इन्होंने पहले स्टडी की थी डैनियल डेविसन वाली, सेम उसी के ऊपर इन्होंने कहा कि इसकी थिकनेस सेम वही 75 एंगस्ट्रॉम की होती है। एंड ऑल द मेम्ब्रेन्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर इन अपीयरेंस। जितने भी मेम्ब्रेन हैं, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की मेम्ब्रेन को अगर उठा के देखते हैं तो उन सब का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ सिमिलर। यानी कि हम किसी भी ह्यूमन बीइंग को अगर देखें तो उसकी जो नॉर्मल फिजिक है वो हमें लगभग सेम मिलेगी। हेयर्स हैं, नोज हैं, आइज हैं, ईयर्स हैं, ऑल थिंग वाज सिमिलर। ठीक है, बट डिफरेंस इज दैट हाउ दे बिहेव। ठीक है, नेक्स्ट इज द 3 लेयर्स आर, जो 3 लेयर्स इन्होंने अपनी बताई थी हमारी कि जो 3 लेयर्स हैं they are result of same arrangement of protein। वो किसका रिजल्ट है, जो प्रोटीन से उनके अरेंजमेंट की वजह से। ठीक है, यानी कि इन्होंने उसी को ही प्रपोज किया था डेविड डेविसन वाले को, बट इसने थोड़ी सी डिफरेंस क्या क्रिएट किया था, डिफरेंट क्या था इसके अंदर, ये देखिए डिफरेंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि बाय लेयर लिपिड कवर्ड विद एक्सटेंडेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इसने कहा था कि आउटर की तरफ जो प्रोटीन है, देखिए इसने कहा कि ये एक्सटेंडेड लेयर जो होती है यहाँ पे प्रेजेंट होती है। डैनियल डेविसन के मॉडल में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये देखिए इसमें ये एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर बना दी यहाँ पे, ये लिपिड की बाय लेयर है, ये साइटोप्लाज्मिक साइड होगी, यहाँ पे ये हमारे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं जो इधर प्रेजेंट है, जिनका काम होता है मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करवाना। बट कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ये इस मॉडल में भी नहीं बताया। Next is the fluid mosaic model, the widely accepted model। ये हमारा वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है जिसको सारे के सारे जो हमारे साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, उन सब ने इसको माना था। रीज़न क्या था कि इसने एक्चुअली में यहाँ पर जो हमने पीछे वाला मॉडल देखा, इसमें प्रोटीन्स तो बताए इन्होंने, लेकिन इधर वाले प्रोटीन से मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होकर इधर कैसे आएगा, ये एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है सेल के बाहर वाला, ये इंट्रासेलुलर रीजन है सेल के अंदर वाला, तो ये ट्रांसफ़र कैसे होगा, ये सारा हमारा किसने बताया था, हमारा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के अंदर, जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था इन 1972। ठीक है, इन्होंने पुट फॉरवर्ड किया था मॉडल जिसको नाम दिया था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ठीक है, अब इसमें पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, उसके बाद हम इसके अंदर जो भी पॉइंट्स है सबको एक्सप्लेन करेंगे। सेम वही लिपिड की बाय लेयर है, हाइड्रो ये हमारे हेड हो जाएंगे, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पे मैंने एक लार्ज प्रोटीन बना रखा, दिस इज कॉल्ड एज अ टनल प्रोटीन। ये टनल प्रोटीन थ्रू आउट द लिपिड लेयर के प्रेजेंट है, यानी कि अगर एक्सचेंज होएगा मटेरियल्स का तो यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्ट उनको भेज सकता है लार्ज मॉलिक्यूल्स को। ये हमारे इंट्रिंसिक मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन के, जो मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। ये आउटर में हमारे एक्सटेंसिक, जिसको बोला जाता है पेरिफेरल प्रोटीन, ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है, जिनका काम होगा बाहर से पर्टिकुलर प्रोटीन्स को, चाहे वो ग्लाइको प्रोटीन्स हो, ग्लाइकोलिपिड्स हो, उनको कैच आउट करना और सेल के अंदर ट्रांसफ़र करना। ठीक है, अब हम देखते हैं ये मॉडल क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ हाईली विस्कस फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर बताई इसने, एंड अ रिलेटिवली इम्परमिएबल बैरियर, यानी कि इम्परमिएबल था, किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा था, एक ऐसा वहाँ पे प्रतिबंध बना हुआ था, ऐसा एक उसने डैम हम लोग बोलें, एक रास्ता बंद कर रखा था कि कोई भी चीज़ वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो सकती।
बैरियर टू द पैसेज ऑफ मोस्ट वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती. दैट्स व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ए सेमी परमिएबल इन नेचर. द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स occur in the membrane but not in a continuous layer. ठीक है, यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन में क्या बोला था कि कंटिन्यूस लेयर होती है, बट यहाँ पे भी सिंगर निकोल्सन ने उस बात को रिजेक्ट करा. इन्होंने कहा कि वो कंटिन्यूस लेयर में नहीं होती. इंस्टेड these occur as separate protein particles asymmetrically arranged in a mosaic pattern. अलग अलग तरीके से पड़े हुए हैं कहीं कहीं पर टुकड़ों में, और उस टुकड़ों में पड़े हुए मॉडल को किसका नाम दिया इन्होंने? मोजाइक वर्ड का नाम दिया. ठीक है, एंड मोजाइक वर्ड से इस मॉडल का नाम क्या पड़ा हमारा? फ्लूइड मोजाइक मॉडल. इन्होंने कहा कि जो प्रोटीन्स हैं वो ऐसे लगते हैं दैट दे आर फ्लोटिंग इन द लिपिड्स, यानी कि एक समुद्र भरा हुआ है हमारे लिपिड्स का, उसके अंदर हम लोगों ने बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े छोड़ दिए हैं. एंड दैट लार्ज आइसबर्ग्स दे आर रिलेटिव टू द प्रोटीन्स, उसको एक सिमिलैरिटीज उन्होंने जो है प्रोवाइड की. अब हम देखते हैं, हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा कि इसके अंदर हमने अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स हैं. तो इंटर्नस्टिक या इंटीग्रल प्रोटीन्स कौन से हो जाएंगे? जो इंटरनल है, अंदर की तरफ जो प्रेजेंट होंगे इनसाइड द साइटोप्लाज्मिक एरिया, जो साइटोप्लाज्म के साथ अटैच्ड होंगे. एक्सटेंसिक द पेरिफेरल प्रोटीन, ये कहाँ पर होंगे? हमारे आउटर साइड में, जो किसके साथ होंगे? जो लिपिड लेयर के साथ बाउंड करते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर एक और है हमारा कि स्पेक्ट्रीन. स्पेक्ट्रीन जो होता है, जो इंस्टेंट एक्सटेंसिक प्रोटीन है, बाहर वाले जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उनकी तरफ जो साइटोप्लाज्मिक लेयर का जो पार्ट है, तो वो क्यों अटैच्ड हैं? वो ड्यू टू द स्पेक्ट्रीन. कई जगह पे वर्ड यूज होता है. टनल प्रोटीन, some of the integral protein penetrate through phospholipid layer and project outside. ये देखिए टनल प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमने क्या किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बाहर है, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ इंटरनली और बाहर तक प्रोजेक्ट हो गया. दिस इज कॉल्ड एज ए टनल प्रोटीन. दे आर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में हो सकते हैं. ग्लाइकोपोरीन्स, पोरीन्स का मतलब होता है पोर्स. ठीक है, ये स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो पोर फॉर्मेशन करते हैं. सम लिपिड एंड एक्सटेंसिक प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड पोसेस स्मॉल कार्बोहाइड्रेट, जो बाहर की तरफ हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो सकते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल किस फॉर्म में होंगे? ग्लाइकोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन. ठीक है, अब ये तो होगी सारी मॉडल की बात. अब इस मॉडल को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस क्या थे कि क्यों माना इसको? लेट अस सी द एविडेंस. इसके सपोर्ट में क्या दिए कि इट प्रोवाइड द अकरेंस ऑफ प्रोटीन पार्टिकल. इन्होंने प्रोटीन पार्टिकल की अकरेंस को बताया कि प्रोटीन पार्टिकल्स कैसे हैं, कहाँ पर हैं, कैसे मूवमेंट कराएंगे. बोथ ऑन द स्ट्रक्चर एंड इंटीरियर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो कैसे हैं. चेंज इन द परमेबिलिटी, परमेबिलिटी चेंज हो रही है, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट को भी ले रहा है, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल को भी अंदर लेके जा रहा है, वो अदर सॉल्युबल जो प्रोडक्ट है उनको भी लेके जा रहा है. तो इसका मतलब परमेबिलिटी जो है सेल मेम्ब्रेन की, दैट इज गोइंग टू बी चेंजिंग. डायनेमिक नेचर विद देयर क्विक रिपेयर, डायनेमिक नेचर है, अगर मान लो कोई प्रोटीन ब्रेक हो जाता है किसी मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के टाइम पे, तो अपने आप ही उसको रिपेयर कर लेते हैं, हमें एक्सटर्नल कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिपेयर करने की. अब फंक्शन देखते हैं हम इसकी. फंक्शन में क्या हो जाएगा कि इट सेपरेट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. एक मेम्ब्रेन अगर आती है, सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे सेल का आउटर इन्वायरमेंट हो गया, ये हो गया हमारे सेल का इनर इन्वायरमेंट. ठीक है, तो आउटर इनर को क्या कर रही है? चेंज कर रही है. ठीक है, इट कंटेन एंटीजन विच डिटरमाइन द ब्लड ग्रुपिंग. इसके अलावा आरबीसी सेल के ऊपर हम लोग बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो वो डिटरमाइन करने के लिए एंटीजन्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. वो कौन डिटरमाइन करेगा? हमारा सेल मेम्ब्रेन, वहीं पे प्रेजेंट होंगे. इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, सेल मेम्ब्रेन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. अब देखिए इस पॉइंट के बिहाफ पे कि मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन,
अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो इसका मतलब देयर आर डिफरेंट मीन और मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो हम देखते हैं अब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के 3 पार्ट हैं, पैसिव, एक्टिव, बल्क। पैसिव का मतलब जिसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होगा, एनर्जी का मतलब एटीपी का यूज़ नहीं है। एक्टिव का मतलब क्या होगा, जिसमें एनर्जी यानी कि एटीपी हम यूज़ कर रहे हैं। बल्क का मतलब एक साथ, बहुत सारा हम एक साथ भेज रहे हैं। यहाँ पे बल्क का मतलब ये नहीं कि हमने उठाया 2-4 किलो भेज दिया, यहाँ पे बल्क का मतलब है कि एक वेसिकल को, कंप्लीट वेसिकल को लिया और भेज दिया। नाउ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट एज आई हैव मेंशन अर्लियर कि नो नीड ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट, तो ये मूव करता है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें सिंपल डिफ्यूज़न आती है, जिसको हम लोग डिफ्यूज़न या सिंपल पैसिव डिफ्यूज़न का भी नाम देते हैं। इसमें सिंपल डिफ्यूज़न है अलॉन्ग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इफ़ वी यूज़, अगर इसके अंदर हम कोई चैनल यूज़ करें, चैनल का मतलब यहाँ पे होता है प्रोटीन से, कि प्रोटीन के थ्रू कोई एक मीडियम बना हुआ है ट्रांसपोर्ट के लिए, टू सेपरेट देम, ठीक है, यानी कि पार्टिकल्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए, तो इसको नाम दिया जाता है डायलिसिस का। डायलिसिस आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के अंदर किया भी होगा, हेमोडायलिसिस था, कि उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक सोल्यूशन लिया जिसकी कंसनट्रेशन जो है वो नियर टू द ब्लड कंसनट्रेशन के इक्वल होती है, ठीक है। देन वाटर चैनल्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्वापोरीन्स। एक्वा का मतलब यहाँ पे लिया वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पोर्स हमने यूज़ किया, एक्वापोरीन्स, ठीक है। अलाउ वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट टू मूव, यानी कि वो प्रोडक्ट जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो सकते हैं या वाटर को ही मूव कराएगा, किसी और को मूव नहीं कराएगा। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ये भी हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है। इट अकर थ्रू चैनल्स, इसके लिए चैनल चाहिए, ठीक है। और वो चैनल्स जो होते हैं वो डिफरेंट आयंस के लिए, देखिए मैंने मेंशन कर रखा है, आयंस मूव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन, तो उन आयंस को मूव करवाने के लिए स्पेशल चैनल्स का यूज़ होगा, किसके अंदर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में। अगला आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होगी अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जहाँ पे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे अगेंस्ट देयर केमिकल कंसंट्रेशन। केमिकल कंसंट्रेशन यानी कि जैसे आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है हमारे केमिकल्स का, तो उसके लिए ये ट्रांसपोर्ट होगा। और अगेंस्ट द ग्रेडियंट यानी कि अगर लो से हम हाई की तरफ किसी चीज़ को भेज रहे हैं तो वी हैव टू पुश मोर एनर्जी, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग को वाटर सप्लाई करना है एक फर्स्ट फ्लोर से लेके टॉप फ्लोर के ऊपर, टॉप फ्लोर हमारा है 10th पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक हाई पावर की इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे हम लोग को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एटीपी, ठीक है। तो जो मूवमेंट टेक प्लेस करेगा वो किसके थ्रू करता है, इट इज़ ऑलवेज थ्रू द कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू वो मूव करता है, ठीक है। आगे देखिए कैरियर प्रोटीन्स क्या हैं, दीज आर द सॉल्यूट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सॉल्यूट के कॉम्प्लेक्स होते हैं। इन दिस स्टेट द कैरियर अंडरगोज अ कन्फॉर्मेशनल चेंज। कन्फॉर्मेशनल चेंज का मतलब कि उसके शेप के और साइज़ के अंदर जैसे ही प्रोटीन को एक्सेप्ट करता है उसका शेप एंड साइज़ चेंज हो जाएगा। जैसे ही उसने प्रोटीन को अंदर की तरफ रिलीज़ किया, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल को अंदर की तरफ रिलीज़ किया, उसका शेप एंड साइज़ दोबारा से चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे इसके अंदर दिखा रखा है, ये हमारा एक सॉल्यूट का पार्टिकल है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी मेम्ब्रेन होगी, इसमें ये कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। तो जो कैरियर मॉलिक्यूल हैं तो कन्फॉर्मेशनल चेंज क्या होगा इसके अंदर, ये देखिए बाहर का मॉलिक्यूल है, इसने लिया अंदर, जैसे ही अंदर लिया ये एरिया क्लोज, ये वाले एरिया ओपन, ठीक है। इसमें देखिए ये इसमें क्या हो गया कि यहाँ पर ओपन हो गया, जैसे ही ओपन होगा यहाँ पर एनर्जी का जो मॉलिक्यूल है एटीपी के, देखो मैंने लिख रखा है एटीपी यहाँ पे इस वाले एरिया में एक्ट हो रहा है, इधर एटीपी में एक्ट करेगा और ये क्या कर जाएगा, इस स्ट्रक्चर को चेंज कर जाएगा। जैसे ही मॉलिक्यूल रिलीज हुआ आउटसाइड, ये यहाँ पर आउटसाइड था, ये हमारा क्या हो जाएगा इनसाइड एरिया, सेल के अंदर जैसे ही साइटोप्लाज्म में रिलीज हुआ हमारा सॉल्यूट का पार्टिकल, कन्फर्मेशन दोबारा से चेंज हो जाएगी, ठीक है।
अब इसी के बिहाफ के ऊपर एक सोडियम पोटेशियम पंप आता है जो हमारी बॉडी के अंदर वर्कआउट करता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे नर्व सेल जो होते हैं और बाकी आयनिक एक्सचेंज इसके बिहाफ पे चलते हैं। सोडियम पोटेशियम दोनों ही पॉजिटिव आयन है। ठीक है, तो एक्सचेंज पंप टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ, इसमें एंजाइम का हम यूज़ करते हैं जिसको नाम दिया जाता है एटीपेज का। ठीक है, एटीपेज एंजाइम का यूज़ होगा एज वेल एज द कैरियर मॉलिक्यूल। एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा फॉर द कन्फॉर्मेशनल चेंज, कन्फॉर्मेशनल चेंज करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। और यहाँ पे ट्रांसफ़र कैसे होगा कि 3 सोडियम के आयन बाहर की तरफ धकेले जाएंगे, 2 पोटेशियम के आयन हमेशा अंदर की तरफ लिए जाते हैं। ये देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होता है किसके वजह से? इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वजह से। ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया था? डैनिश के एक साइंटिस्ट थे जेसी स्को 1957 में। ठीक है, एंड इनको फिर लेटर ऑन लगभग 40 साल के बाद शायद 1997 में इनको इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। इसमें देखिए होता क्या है इस पूरे प्रोसेस में, जब जैसे पहला बताया कि हम लोगों ने 3 सोडियम के आयन्स आउटसाइड में जाएंगे, 2 पोटेशियम के आयन हमेशा इनसाइड में आएंगे। द एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड एंड एडीपी इज रिलीज, यानी कि एटीपी में से एटीपी ये ब्रेक हो गया, इसमें से एक फॉस्फेट का आयन निकल गया, किस में कन्वर्ट हो गया? ये एडीपी में। ठीक है, उसके बाद जो कन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगी पंप की। जैसे ही कन्फॉर्मेशन चेंज हुई तो क्या हो जाएगा? सोडियम के आयंस को वो बाहर की तरफ पुश करेगा, जो क्या हो जाएगी? एफिनिटी किसके लिए शो कर रहा है? टू रिलीजिंग द सोडियम आयन आउटसाइड, सोडियम आयन को बाहर रिलीज करने के लिए। ठीक है, सोडियम आयन बाहर रिलीज हो गए, अब उसको दूसरा मॉलिक्यूल लेना है वहाँ से। वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हमारे पोटेशियम के आयंस प्रेजेंट हैं। पोटेशियम के आयंस को लेगा फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा का मतलब बाहर, सेल के बाहर से लेगा और अंदर की तरफ उसको ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन चलेगा हमारा। इसके सोडियम पोटेशियम पंप के मेन हमारे फंक्शन क्या है, कहाँ कहाँ पे होता है? मेंटेनिंग द रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि जब हमारा नर्व सेल कोई मैसेज रिसीव नहीं कर रहा है, वो बड़ी शांत स्वभाव से बैठा हुआ है, देन दिस इज कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप का एक छोटा सा फिगर देखिए आप लोग यहाँ पे, ये देखिए, ये सोडियम पोटेशियम पंप का फिगर यहाँ पे शो कर रखा है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, पोटेशियम आयन को लिया अंदर की तरफ चेंज कर दिया, सोडियम आयन को लिया बाहर की तरफ हम लोगों ने भेज दिया। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप विद द हेल्प ऑफ एटीपेज एंजाइम यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, कैरियर प्रोटीन की लोकेशन सेम वही होगी जो हम लोगों ने पहले स्टडी की है, यानी कि हमारी ये वाली, इसी लोकेशन के थ्रू हमारे कैरियर प्रोटीन्स जो हैं वो अपनी लोकेशन को धीरे धीरे चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द बल्क पोटेंशियल। ठीक है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल कर रहे थे, सॉरी हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल जो नर्व सेल के लिए यूज़ होगा। यूरिन फॉर्मेशन, हमारी यूरिन के अंदर कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, वाटर कितना होना चाहिए, अदर आयंस कितने होने चाहिए, वो सारा ये अपना मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, बॉडी के अंदर वाटर का लेवल यही मेंटेन करके रखेगा। इसके अलावा एक्सक्रीशन के टाइम पे जो हमारे मैराइन ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी रहनी चाहिए कि वो उस मैराइन वाटर के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर सके, वो भी कौन मेंटेन करेगा? हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्क का मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें एंक्लोजर बनता है हमारे स्पेशल वेसिकल्स के थ्रू, इसके अंदर जो है हमारा ट्रांसफ़र होगा। पिनोसाइटोसिस 2 टाइप के हो जाएंगे। पिनोसाइटोसिस, पिनो का मतलब लिक्विड, अगर लिक्विड मटेरियल को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसका स्पेशल वैक्यूल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं पिनोसोम। ठीक है, और अगर ट्रांसफ़र होता है हमारा सॉलिड में, ठीक है, तो हम उसको नाम देते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के अंदर किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है? सॉलिड मैटर का। उसका वैक्यूल जो बनेगा उसको हम किसका नाम देंगे? फैगोसोम का। पिनोसोम एंड फैगोसोम 2 बन जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे अपना प्रोसेस जो है ये यहाँ पे दिखा रखा है, ये देखिए लिक्विड पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड पार्टिकल अंदर गया, किसकी फॉर्मेशन होगी? पिनोसोम की। पूरा का पूरा जो वेसिकल है उसको एंगल्फ कर लिया, डाइजेस्ट हुआ। उसके बाद क्या किया हमने? इसकी जो वॉल है इसको रप्चर किया, डाइजेस्ट किया, वेस्ट था तो उसको बॉडी के बाहर हम उसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये फैगोसाइटोसिस।
फेगोसाइटोसिस में क्या किया, सॉलिड पार्टिकल है, एनग्लफ किया हमने, फेगोसोम बन गया। लाइजोसोम जो है वो इस पार्टिकल को अंदर लेंगे, क्योंकि फूड है तो डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्टिंग सेल किसके अंदर होते हैं, एंजाइम हमारे लाइजोसोम में। डाइजेस्ट करेगा, रेसिड्यूल बनेगा इसका, रेसिड्यूल अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा, सेल के थ्रू ही बाहर रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके ख़त्म हो जाते हैं सारी सेल मेम्ब्रेन और सारे स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, टिल देन बाय।